प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन वीडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा और उनके सहयोग से हमारे प्राध्यापकों के द्वारा इस कोरोना काल में आपके घर बैठे शिक्षण की जो सुविधा पहुंचाई जा रही है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। मेरे द्वारा BA BEd BSc BEd थर्ड ईयर के वीडियोज बनाए जा रहे हैं और आपके पास लगातार पहुंच भी रहे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उनका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। मेरे द्वारा जो पेपर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो 2 पेपर्स हैं आपके पास। एक आपको माइक्रो टीचिंग के वीडियो पहुंच रहे हैं और एक आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के वीडियो पहुंच रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आप लोग जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय के वीडियो दिख रहे थे। उससे पहले आपने प्रश्न कौशल माइक्रो टीचिंग के वीडियो देखे थे। आज के वीडियो में हम प्रश्न कौशल का अंतिम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। 2 वीडियो मैं पहले भेज चुका हूं और ये इसका पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न कौशल में हम पाठ योजना का निर्माण, मूल्यांकन सूची का निर्माण और प्रश्न पूछते समय पर आपको किस तरह का एटीट्यूड या किस तरह का बर्ताव बच्चों के सामने करना चाहिए कक्षा कक्ष में, वो सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पेपर माइक्रो टीचिंग प्रकरण क्वेश्चन ड्रिलिंग और उसकी भी पाठ योजना। क्लास आपको पता ही है आपकी BA BSc BEd थर्ड ईयर। अब आप कहोगे कि सर ये आपने ऊपर लिख दिया, फिर दोबारा ये विषय प्रकरण क्यों लिखे थे? ये आपको माइक्रो टीचिंग है, ये आपको बना नहीं बना रहे हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न कौशल की पाठ योजना और उसके बाद ये शाम पर पूर्ति आपको करनी है। जैसे आप मान के चलिए कि हम 1 तारीख को इसको पढ़ाने वाले हैं 1/10/2020। अच्छा मान के चलते हम 7 हमने ले ली, विषय हमने ले ली हिंदी, प्रकरण ले ली हमने दोहे, कलाम मान लिया आपका तीसरा आने वाला, तीसरा आता है हिंदी का, तो आप तीसरा कलाम लिखेंगे। अवधि जैसे आपकी 5 से 7 मिनट। ये माइक्रो टीचिंग की अवधि है, क्लास की अवधि नहीं है, केवल प्रश्न कौशल की अवधि है ये। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी है। मैंने लिखा है कि छात्राध्यापक श्याम पट्ट के माध्यम से विषय वस्तु का प्रदर्शन करेगा और निम्न प्रश्न पूछेगा। अब निम्न प्रश्न पूछेगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन भी करना है पाठ योजना में, यानी पाठ योजना में आपको विषय वस्तु भी देनी है। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान का कोई चित्र प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आप साइंस पढ़ा रहे हैं। अब साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो साइंस में मान के चलिए कि मैं आपको ऊष्मा पदार्थों में ऊष्मा का प्रसरण, ऊष्मा द्वारा प्रसरण, जैसे मान के चलिए कि वस्तु रोगी वस्तु है, तो हमने जैसे मान के चलो एक छल्ला बना दिया और एक हमने बनाई है गेंद। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया है, चिमनी के माध्यम से गर्म किया है, मोमबत्ती के द्वारा हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद में हम इसको इसमें प्रवेश करा के दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे प्रवेश करके प्रवेश कर रही है, फिर उसके बाद में दिखाएंगे गर्म करने के बाद इसके प्रवेश नहीं कर रही है। और इस तरह से विषय वस्तु का प्रदर्शन आप कर सकते हो। ऑक्सीजन बढ़ाने का चित्र दिखा सकते हो, मैथ में आपको प्रमेय या थोड़े दिखा सकते हो। समझ आ रही नहीं? तो इसके माध्यम से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपको कि 1 या 2 पाठ योजना मैं सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी देर से हो सकती है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम BA वालों की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग साइंस वालों के लिए पाठ योजना का वितरण करेंगे।
तो मैंने लिखा है कि छात्राध्यापक श्याम पट्ट के माध्यम से विषय वस्तु का प्रदर्शन करेगा, और श्याम पट्ट के माध्यम से नहीं करो तो आपके पास एक रास्ता और बनता है, वो बनता है चार्ट के माध्यम से। ठीक है, आप चार्ट पर भी लिख करके घर से ले जा सकते हैं, या श्याम पट्ट पर पूर्व में आप लिख करके ले जा सकते हैं, श्याम पट्ट पर भी लिख करके कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यह विषय वस्तु को लिखना है आपकी को, ये आपने विषय वस्तु लिख दी, इस विषय वस्तु का आपको प्रेजेंटेशन करना है। आपको एक दो बार इसको गा करके भी सुनाना है, हिंदी वालों की बात चल रही है। जैसे तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन थे, मीठे वचन बोलने से सुख उपजत चहु और, चारों ओर सुख की वृद्धि होती है, चारों ओर सुख उपजता है। वशीकरण एक मंत्र है, दूसरे को वश में करने का केवल मात्र एक यही मंत्र है। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो केवल एक यही मंत्र है, परिहर वचन कठोर। इसलिए हमें कठोर वचनों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए दोहे का अर्थ हो गया। इसके संदर्भ में हम फिर हमारी प्रश्न कौशल की पाठ योजना बनाएंगे। आप लोगों को ये उतार लेना है, आप इसे उतार लेना। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट में अभी डिलीट करने के बाद में इसको साफ करने के बाद में दिखाऊंगा। लेकिन आप प्रश्न कौशल में दो तीन बातें जान रखें। एक, जैसे प्रश्न ना बनाएं, प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से रखें, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, प्रश्नों का वितरण कक्षा में एक ही जगह ना करें। किसी बच्चे को जब बुलाएं, उठाएं, प्रश्न पूछने के लिए संकेत करें तो उसका नाम लेकर के करें। जैसे यतेंद्र आप उठ जाइए, समझ में आ गया, रचना आप उठिए। तो इस तरह से आपको संकेत करना है। बच्चा जब उत्तर दे दे तो आपको पुनर्वलन का प्रयोग भी करना है। तो ये बात भी ध्यान रखें, पहले तो पाठ योजना का निर्माण करना और फिर तो उसको क्लास में फॉलो करना, ये दो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न बनाना आना चाहिए, प्रश्न बनाना आने के बाद आपको उसको पढ़ाना भी आना चाहिए। तो हम इसके प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न बनाने के बाद में फिर हम उसके पढ़ाई के ऊपर एक बार रिपीटेशन मारेंगे। तो जो है मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, ये आपको मैं हटा रहा हूँ। अब इसके बाद में जो है हम इसकी पाठ योजना का नीचे वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप बनाएंगे। तो आप कृपया करके इसको इसी तरीके से उतार लें। ठीक है, उतारते साथ में जाएं, क्योंकि अगर आप साथ में उतारते जाएंगे तो मुझे थोड़ी परेशानी कम होगी। जब आप बनाए तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रिया। ठीक है, दूसरे कॉलम में डालेंगे यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं और पुनर्वलन। ठीक है, ये तीन तरह के कॉलम आपको बनाने हैं और ये क्रम संख्या। ठीक है, ठीक है, इस तरह के कॉलम आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और कॉपी में बनाने के बाद जैसे मैंने डाल दिया प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 का जब हम डालते हैं तो ये बात को हम ध्यान रखें कि हमारी विषय वस्तु से, अब देखो हमारे दोहे में क्या क्या चीज पहले थी, उस हिसाब से प्रश्न बनाए। कुछ प्रश्न बच्चे को सोचने के लिए, सोचने के लिए या विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। कुछ प्रश्न ऐसे हों जो ज्ञान स्तर के हों, कुछ प्रश्न ऐसे हों जो अवबोध स्तर के हों। समझ आ रही है आपकी बात? तो इस तरह के प्रश्नों को आपको बनाना है। कुछ प्रश्नों का उत्तर दोहे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाए, कुछ प्रश्नों का उत्तर बच्चे को सोचने के लिए मजबूर भी करे। इस तरह के आपको प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है, यहाँ पर उसके उत्तर लिखने हैं और पुनर्वलन जो आपको देना है। शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक, या खड़े होकर या पास जाकर मैंने पुनर्वलन कौशल आपको पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो रीइंफोर्समेंट कौशल की आप इसकी पाठ योजना को यूट्यूब पर जाकर देख लें, भगवती डिग्री कॉलेज में। ठीक है, तो मैं आपके सामने यह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम छात्रों को जैसे कहते हैं, हमने प्रश्न बनाया था तो यह लिख दिया, मीठे वचन से क्या उपजता है। मीठे वचन से क्या उपजता है, अर्थात मीठे वचन बोलने से क्या पैदा होता है। तो आप जानते ही हैं, बच्चा इसका उत्तर देने वाला है।
पुनर्वर्णन आपके ऊपर है, आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पूरे लिखने हैं आपको। मीठे वचन से सुख उपजता है, इस तरह से आपको पूरा उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर जैसे पुनर्वर्णन देना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह से जो है प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और अगर प्रश्न को आप बताना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, चारों ओर सुख चहु और सुख किससे उपजता है। ठीक है, तो यहां उत्तर लिखेंगे चहु और सुख मीठे वचन बोलने से उपजता है। ठीक है, यहां दे सकते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों की रचना करते जाएं और प्रश्नों की जब हम रचना करता जाए तो प्रश्नों का प्रकार भी बदलता जाए, विषय वस्तु की क्रमबद्धता बनी रहे। यानी जो विषय वस्तु का पहला पार्ट था उसका प्रश्न शुरू में हो और जो विषय वस्तु का बाद का पार्ट है उसका प्रश्न बाद में हो। ठीक है ना, जैसे हमने विचार, ये तो हमारे ज्ञान के हो गए। अब हम जैसे आप बोल दी मुझे मीठे वचन से सुख उपजने का क्या कारण है। देखो क्या कारण है, क्या कारण हमने अगर दे दिया तो यहाँ बच्चा अवबोध हो जाएगा और बच्चा, ठीक है, छात्र अपने विचार से उत्तर देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया छात्र अपने विचार से उत्तर देंगे, आप इसका एक कोई निश्चित उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर बच्चे के दिमाग से कोई एक उत्तर आपको यहाँ लिख देना है और वो जरूरी नहीं है कि वो उत्तर आपको वैसा की वैसा ही मिले, क्योंकि अब बोध प्रश्न में बच्चा अलग अलग हिसाब से उत्तर देता है। ठीक है, जैसे हमने चौथा प्रश्न पूछ लिया, और वशीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहां बच्चा दूसरे को अपने नियंत्रण में करना। वशीकरण का अर्थ है। ये यूं भी लिख सकते हैं कि वशीकरण का तात्पर्य है दूसरे को अपने नियंत्रण में करना। ठीक है, हम यहाँ पर शाबाश, ठीक है, और बहुत अच्छा, इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। या ठीक, ये पुनर्वर्णन आपको देते जाना है तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। 4 प्रश्न हो गए मेरे एक विषय वस्तु से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में ये आप लिख लेना। ठीक है, अब मैं जो है मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरा प्रश्न कौन सा आने वाला है आपको पता है, 4 हो गए हमारे, तो अब हमारा 5वां प्रश्न आने वाला है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 5 आने वाला है। ठीक है, तो ये कह रहा है 5वां जो प्रश्न बनाए जो पे विषय वस्तु बदलनी चाहिए क्योंकि क्रमबद्धता बदलनी चाहिए। अब हमने दो ऊपर की दोहे की 2 लाइनों से प्रश्न बना लिए, अब दोहे की जो नीचे वाली 2 लाइन है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न बनाने के लिए। जैसे हमने दे दिया, हमें किस प्रकार के वचनों का
को छोड़ देना चाहिए। इसमें उत्तर लिखा हुआ है, आपको पता है। कठोर वचनों को, हमें कठोर वचनों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि जो से हम प्रश्न बना रहे हैं यहाँ, तो प्रश्न बनाते समय पर हम ये ध्यान रखें कि हमारी विषय वस्तु परिवर्तित होती रहे, क्रमबद्धता खराब ना हो और प्रश्नों का जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार के हों। एक जैसे प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कह दिया, इस दोहे के रचयिता कौन है? ठीक है, ये नहीं पूछना चाहो तो इसकी जगह ये भी प्रश्न पूछ सकते हो, यहाँ तुलसी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे तुलसीदास जी के द्वारा रचित करने से यहाँ तुलसी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न 7 ले लिया, ते शहुगौर तथा एक शब्द के प्रचलित रूप क्या है? ठीक है, और यहाँ जैसे ले लिया, एक का जैसा हो गया से, चौर का हो गया चारों और ए। ठीक है, ये हमने समझा दिया। प्रश्नों को पूछते समय पर एक बहुत बार पर हमने जब प्रश्न पूछे तो व्याख्या करने के बाद में जैसे पूछ लिया कि रचना आप बताइए कि जो है इस दोहे के रचयिता कौन है, तो फिर रचना खड़ी होकर के जवाब देगी। अगर रचना जवाब नहीं दे पा रही है तो फिर दूसरे को खड़ा करें आप, कविता आप खड़ी हो जाइए, हमेशा आप खड़ी हो जाइए। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी बात को आप? ठीक है ना, आप ये सरोज आप खड़ी हुई, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जैसे आप इन प्रश्नों को पूछते हैं तो फिर अगर मान के चलिए रचना या कविता या सरोज ने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, ऐसी स्थिति में आप और भी बच्चों को खड़े कर सकते हैं, और जब तक कि सही उत्तर हमें प्राप्त ना हो जाए और हम उसका दोहरान करा सकते हैं बच्चों से उत्तर का। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो पुनर्वलन देना बड़ा अनिवार्य है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, जैसे कह दिया, हमने कह दिया हिमांशु आप खड़े होइए और ये बताइए कि मीठे वचन से क्या उपजता है। अब हिमांशु खड़ा होगा और मैं उस सवाल को हिमांशु से कर दिया तो नहीं ये कह दिया। या और ये बात भी हम ध्यान रखें कि प्रश्नों का जब वितरण करें कक्षा में वो चारों तरफ करें, यानी एक झुंड में या एक इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ पकड़ लिया या ये लड़के लड़कियों से पूछ लिया, नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है चारों तरफ हमें प्रश्नों का वितरण करना है। तो एक बात लेना आपके समझ में आ गई होगी, ये हिंदी वालों के लिए है, आपको यहाँ तक उतारना है। इसके बाद में मैं विज्ञान वालों की बात करूंगा, फिर विज्ञान वाले उतारेंगे और फिर अंत में जो मूल्यांकन तिथि होगी वो दोनों क्लासों को उतारनी है, बीए वालों की और बीएड वालों को, क्योंकि बीए वाले यहाँ तक उतार लेना और उसके बाद लाइन खेल देना ही आपकी होगी। आप प्रश्न मौसम में 7-8 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे हम विज्ञान वालों की बात करते हैं, गणित की बात कर लेते हैं। अब गणित की हम पहले बात कर लेते हैं, तो विज्ञान गणित की बात ऐसी विज्ञान की बना लेना। तो सबसे पहले आपको बताइए यहाँ क्या लिखना है, विराम लिखनी है, फिर कक्षा लिखनी है,
ठीक है, ऊपर लिखना ही है प्रश्न कौशल पाठ योजना। ठीक है, यहाँ आपके आ जाएगा विषय, यहाँ आ जाएगा प्रकरण, जैसे विषय हमने लिख दिया यहाँ गणित, प्रकरण लिख दिया वृत्त का परिचय। ठीक है, और ये हमारा कालम और ये हमारी अवधि। इस तरह से हम यहाँ पूछ सकते हैं, जैसे हम प्रश्न डालते हैं आज की तारीख का ये डाल देते हैं, आज की तारीख होगी जैसे 28/9/20, कक्षा में डाल दी, मान के चलिए 7। ये इस तरह से हमने यहाँ बना दिया। इसके बाद हम कर देंगे, ये जब हम पढ़ाएंगे तो इस बात को याद रखिए, जैसे विषय वस्तु का प्रदर्शन, तो विषय वस्तु का जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं श्यामपट्ट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु का प्रदर्शन श्यामपट्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो श्यामपट्ट पर आपको विषय वस्तु बनानी है। जैसे मान के चलिए आपने ये वृत्त बना दिया, इस वृत्त का ये केंद्र है आपका O। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जैसे मान के चलिए मैंने ये त्रिज्या बना दी, ये इसका नाम रख दिया O, यहाँ रख दिया मैंने A, एक त्रिज्या और बना दी मैंने, इसका नाम रख दिया B। ठीक है, एक मैंने जो है इसको जो है मैंने एक खींच दी, ये मैंने व्यास बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया C और ये D। ठीक है, एक मैंने जो है जीवा बना दी, ये CD हो गया, ये मेरा EF हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें बना दिया और हम बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने वैसे बना दिया और उसको पढ़ा देना है कि भाई इस वृत्त में केंद्र से, और सबसे पहली बात ये वृत्त का क्या है केंद्र, और केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो वृत्त है वो वृत्त कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने वृत्त की परिभाषा बता दी बच्चे को। ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ परिधि कहलाता है, और यहाँ से स्थित सभी बिंदु जो है बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और केंद्र से और बिंदु पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या के बारे में बता दिया। आगे समझ में आ गया। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, तो व्यास के बारे में बता दिया। ठीक है ना, परिधि से परिधि तक केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। आगे समझ नहीं आ गई, तो हमने जीवा के बारे में बता दिया। आगे समझ नहीं आ गई, वृत्त का कोई भी जो भाग है वो वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, वृत्त का जो कोई भी भाग है, जैसे ये लाइन है, इसमें वृत्त के कितने भाग कर दिए 2, एक भाग तो ये हो गया, एक शेष भाग हो गया यहाँ से और यहाँ तक, तो ये वृत्तखंड कहलाते हैं। वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने बच्चे से विषय वस्तु के संबंध में हमने ये समझा दिया, चित्र बना दिया, उसके बारे में पढ़ा दिया। अब आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आप विषय वस्तु बना सकते हैं, ये वाली नहीं बनानी है। ठीक है, ये बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप बना लें। अब प्रश्न करेंगे हम। तो जब हम विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बनाने वाले हैं, तो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बनाने वाले हैं, तो हम बाकी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक छाया छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, यहां बना देंगे विद्यार्थी क्रिया, और ये पुनर्बलन। ठीक है,
के मध्य में स्थित बिंदु क्या कहलाता है? तो वृत्त के मध्य में केंद्रीय बिंदु का क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2 ले लिया। कहते हमने वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? बिंदु पथ को क्या कहते हैं? यहां दे दिया जैसे परिधि। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ठीक है। त्रिज्या क्या है? लिख देंगे केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न बनाते जाएंगे। 3 प्रश्न बना दिए, और भी बना सकते हैं हम। जैसे प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप इनको लिख लेना, और भी मैं बना रहा हूं, अब देखें आप। तो इस तरह से आप प्रश्न बना जा सकते हैं। जैसे आपने दे दिया प्रश्न नंबर 4। ठीक है, वृत्त की दीवार द्वारा विभाजित खंड द्वारा विभाजित वृत्त के खंडों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसमें बता देंगे। एक तो ले लिया हमने दीर्घवृत्त खंड, अगर बड़ा खंड, और लघुवृत्त खंड अर्थात छोटा खंड। ठीक है, प्रश्न 5 कह सकते हैं 2 त्रिज्याओं द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्या नाम है? में डाल दिया जैसे त्रिज्या खंड। आगे समझ में आ गई? प्रश्न 6 डाल दिया हमने, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसको हम जानते हैं व्यास कहलाती है। इस तरह से आप इसके संदर्भ में प्रश्न पूछ सकते हैं और 7-8 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आप किसी विषय वस्तु का प्रदर्शन करते हुए आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इस प्रकार से आपकी पाठ योजना का निर्माण हो जाएगा और आप इस प्रश्नों को जो कक्षा में पूछें तो अधिकार के साथ पूछें, छात्र पर पूर्ण नियंत्रण के साथ पूछें, कक्षा अनुशासित हो आपको पूछते समय पर व्यंग्य मजाक जैसी कोई स्थिति क्लास में ना बने, बच्चा आपको सीरियसली ले, भाषा आपकी स्पष्ट हो, जिस बच्चे से पूछा जाए उस तक संप्रेषण सही अवस्था में हो। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्लास में अधिकार रखते हैं तो अच्छे टीचर हैं। अगर आप क्लास में बच्चे आप पर अधिकारित हो जाते हैं तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं है। तो ठीक है, आज हमने हिंदी की पाठ योजना और एक गणित की पाठ योजना बना ली। तो हिंदी की पाठ योजना हिंदी वालों ने बना ली होगी, बीए वालों ने, और गणित की पाठ योजना जो है वो विज्ञान वालों ने बना ली होगी। अब इसके बाद में जो मैं मूल्यांकन सूची बना रहा हूँ, इस मूल्यांकन सूची को सभी लोगों को बनाना है। ये पाठ योजना के अंत में बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है ये? पाठ योजना में। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न कौशल की मूल्यांकन सूची। प्रश्न कौशल की मूल्यांकन सूची।
डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 7-8 घटक आप यहाँ डालेंगे। तो यह घटक डालने के बाद ठीक है, और यहाँ घटक डालने के बाद में आप यहाँ डाल देंगे आवृत्तियां, यानी बच्चे ने इस घटक का कितनी बार फॉलो किया। घटक हो सकते हैं आपके 1 0 से चालू कर सकते हैं आप, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आप जो है मूल्यांकन सूची बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से खाने आप बना सकते हैं। जैसे पहला आपने लिख दिया प्रश्न की भाषाई शुद्धता, ठीक है, प्रश्न की संक्षिप्तता, संक्षिप्त रहेगा नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं दिया, ठीक है। जैसे हमने बच्चे से प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने के बाद में बच्चे ने किस घटक का प्रयोग किया, किस घटक का प्रयोग नहीं किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो आवृत्तियां की जाती है उसका मूल्यांकन सूची से लेना देना है। अर्थात ये मूल्यांकन सूची है वो अध्यापक के लिए है, छात्र अध्यापक के लिए है। ये जो है बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे दे दिया प्रश्नों का संगठन, यानी आपने जो प्रश्नों का संगठन किया वो कैसा है, पूरे प्रश्नों का जो संगठन है वो आपने गठन या संगठन किया वो कैसा है, ठीक है। प्रासंगिकता है कि नहीं है, ठीक है। प्रश्न विषय वस्तु से प्रासंगिक है या नहीं है, इस बात का भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। आगे समझ लिया गया। दे दिया उचित गति विराम, यानी हमने जो प्रश्नों की गति है वो बहुत तेज तो नहीं रखी या बहुत स्लो नहीं रखी, ऐसा तो नहीं है कि जो है हमने इस बात का भी ध्यान नहीं आया या बहुत अधिक समय ले लिया ताकि कई सारे बच्चे प्रश्नों का जवाब देने से रह गए। आगे तो नहीं आ गया ना। उत्तर प्राप्ति हेतु संकेत, बच्चे को खड़े करने के लिए आपने संकेतों का प्रयोग किया या नहीं किया, ठीक है। उत्तरों का दोहरान किया कि नहीं किया आपने। कोई बच्चे ने जब उत्तर दिया तो तब वो दोहरान भी करना चाहिए प्रश्न कौशल में। तो प्रश्न कौशल का घटक ये भी कहता है कि मुझे उत्तरों का दोहरान भी करना चाहिए। आगे ठीक है। और देखिए हम प्रश्नों की जो है एक जैसे समान वितरण, ये भी आवश्यक है कि कक्षा में आपने समान वितरण किया या नहीं किया, ठीक है। और जैसे हमने दिया प्रश्नों की पर्याप्तता, कि ऐसे दुनिया आपने 4-5 प्रश्न पढ़ के छोड़ दिए क्लास में, तो प्रश्न पर्याप्त है कि नहीं, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ नीचे हस्ताक्षर निरीक्षक। तो इस तरह से आप प्रश्न कौशल की मूल्यांकन सूची का निर्माण कर सकते हैं। ये आपको साइंस वालों को या आर्ट वालों को ये सबकी एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि सब नहीं मेरे तो ये पार्ट में जरूर सब विषयों की अलग अलग होती है। आप विज्ञान पर भी बना सकते हैं, आप गणित पर बना रहे हैं, आपकी जो सब्जेक्ट हैं। थर्ड ईयर वालों के लिए मैं 2 सब्जेक्ट बता दूं। थर्ड ईयर वालों में बीए वालों को जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जिनके पास हिंदी है उनको हिंदी मिलने वाला है, जिनके पास अंग्रेजी है उनको अंग्रेजी मिलने वाला है, और जिनके पास संस्कृत है उनको संस्कृत मिलने वाला है। एक सब्जेक्ट तो ये फिक्स हो गया इस साल का, और एक सब्जेक्ट मिलने वाला है सामाजिक ज्ञान, ठीक है। ऐसे साइंस वालों की बात करता हूँ तो साइंस वालों के सब्जेक्ट फिक्स हैं, ठीक है ना। साइंस वालों के सब्जेक्ट फिक्स क्या है, एक तो उनको केमिस्ट्री मिलेगा, कोई सा भी हो, चाहे बायो का हो चाहे मैथ का हो, और एक जो है मिलने वाला है आपको, वो अलग अलग हो जाएंगे, आपका मैथ या जनरल साइंस। जो मैथ वाले हैं उनको मैथ मिलेगा, और जो बायो वाले हैं उनको जो है बायो मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपके ये माइक्रोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको पता चल गया कि सामाजिक ज्ञान, आप बीए वालों को सामाजिक ज्ञान और अपनी भाषा की योजना बनानी है, और जो बीएससी वाले हैं उनको केमिस्ट्री विज्ञान की योजना और गणित की योजना, दोनों योजना बना सकते हैं। बायो वाले बायो की बनाए, ठीक है ना, बायो में, और केमिस्ट्री की बना सकते हैं। और जो मैथ वाले हैं वो मैथ की
और गणित की और जो है वो केमिस्ट्री की बना सकते हैं। फिलहाल गणित वाले गणित पर ज्यादा ध्यान दें, बायो वाले बायो पर ज्यादा ध्यान दें, मेरा मानना यही है। और आर्ट वालों को हिंदी और सामाजिक ज्ञान दोनों पर बराबर ध्यान देना है, ठीक है। आप ताजमहल को लेकर या शाहजहां को लेकर पाठ योजना बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनेक पाठ योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे को नंबर है आपके ग्रुप एडमिन में मेरे नंबर है, उन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।